हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 3 सितंबर के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखेंगे, इसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और क्लास के लास्ट में प्रीवियस क्लास का रिवीजन यानी कि 2 सितंबर में जो कुछ भी हमने पढ़ा उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तय करें कि आप क्या चाहते हैं, किसके लिए तैयार हैं। अपनी प्राथमिकताओं को स्थापित करें और काम पर लग जाएं। यानी कि अगर आपका गोल सेट नहीं है तो आपकी जीत की संभावना बहुत कम है। तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करिए। आपकी एबिलिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग अपना गोल डिसाइड करिए और उसके बाद उस रास्ते को, उस गोल को अचीव करने के लिए उस रास्ते पर निकल चलिए। निश्चित ही अपनी जब आप प्राथमिकताएं सेट कर लेंगे, आपको पता है कि आपको क्या करना है और किस तरीके से करना है, तो जो भी आपका गोल है वो जरूर मिल जाएगा। तो चलिए इसी विचारधारा के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, पहली बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के बारे में, जिसको हर साल सितंबर के महीने के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है। इसलिए हमने इसको 2 सितंबर को मनाया है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस है, इसका मतलब ये है कि हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में गिद्ध की जो इम्पोर्टेंस है उसको बताने के लिए और उसकी प्रजातियों को बचाए रखने के लिए ये दिन मनाया जाता है। आंकड़ों के अनुसार ये बताया गया है कि पूरी दुनिया में जितने भी गिद्ध पाए जाते हैं उसके लगभग 75% गिद्धों के विलुप्त होने की संभावना है। तो इस वजह से ही ये दिन मनाया जाता है। पहली बार इसको 2009 में मनाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। स्काई स्क्रैपर डे हर साल हम कब मनाते हैं और किसके बर्थडे पर मनाते हैं? तो स्काई स्क्रैपर डे मनाया जाता है आर्किटेक्ट लुइस एच सुल्विन के बर्थडे पर, जो हर साल 3 सितंबर को आता है। तो इस बार 3 सितंबर को हम स्काई स्क्रैपर डे या गगनचुंबी इमारत दिवस मना रहे हैं। लुइस एच सुल्विन वो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी इमारतों को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर मैं बात करूं कि पहली स्काई स्क्रैपर जो इमारत थी वो कौन सी थी, तो शिकागो की जीवन बीमा इमारत को कहा जाता है, जो 1884 में बनकर तैयार हुई थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दुनिया की वो 5 ऐसी कौन सी इमारतें हैं जिनको हम स्काई स्क्रैपर कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, तो दुबई का बुर्ज खलीफा फर्स्ट नंबर पे आता है, जिसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं 828 मीटर है। फिर चीन के शंघाई टावर आता है। फिर दक्षिण कोरिया का सियोल में लोटे वर्ल्ड टावर आता है। फिर न्यूयॉर्क का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आती है। फिर चीन के डोंगुआन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र आता है। तो ये 5 स्काई स्क्रैपर हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर बात करेंगे एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी के बारे में बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना 1961 में करी गई थी और 1 सितंबर के दिन। ओके, और अभी हम इसका 2023 में जो फाउंडेशन डे मना रहे हैं वो 63rd नंबर का फाउंडेशन डे मना रहे हैं। क्लियर? तो जब ये फाउंडेशन डे मनाया जा रहा था तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। इनके द्वारा ये घोषणा करी गई कि एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा और इसमें बाल भवन को शामिल कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी घोषणा करी कि अभी जो चंद्रयान 3 को हमने चंद्रमा पर भेजा है, वो जो स्थिति है चंद्रयान 3 की, जो पूरी कहानी है, उसको 22 भाषाओं में शामिल किया जाएगा और बच्चे उसको पढ़ेंगे। साथ साथ ये भी बताया गया कि एनसीईआरटी के द्वारा एनसीईआरटी की तरफ से क्लास 3 से लेकर 12th तक का जो सिलेबस है उसमें सुधार करने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है, जिसके बारे में हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था। जिसमें आप देखेंगे तो सुधा मूर्ति हैं जो इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। साथ में यहाँ पर आपको गायक शंकर महादेवन भी इस समिति के सदस्य के रूप में देखने को मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में श्री अरविंदो मार्ग पर देखने को मिलेगा और भारत का एक स्वायत्त संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। ओके, देखिए यहाँ पर बात करेंगे प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक हैं जिनका नाम है मनीष देसाई और इनको नियुक्त किया गया है। अभी ये किसकी जगह लेंगे, तो ये जगह लेंगे राजेश मल्होत्रा की। ठीक है, मनीष देसाई जी के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय सिनेमा का जो संग्रहालय है जो मुंबई में स्थित है उसकी स्थापना में इनका प्रमुख योगदान रहा है। साथ में ही ये 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ओके, क्लियर? तो आप याद रखिएगा मनीष देसाई के बारे में, जिनको प्रधान महानिदेशक बनाया गया है प्रेस सूचना ब्यूरो में, और ये जगह लेंगे राजेश मल्होत्रा की।
क्लियर। देखो, प्रेस सूचना ब्यूरो की जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी, जून के महीने में, ठीक है। और पहले भारतीय जो इसके अध्यक्ष बने थे उनका नाम जान लेते हैं। तो जे नटराजन, जो 1941 में इसके अध्यक्ष बने थे, जो पहले भारतीय थे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है जिनकी प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कोयम्बटूर में किया गया है। तो इनका नाम है आर के शनमुगन चेट्टी। इनका नाम याद रख लीजिएगा। नाम इसलिए भी याद रखना है क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे आर के शनमुगन चेट्टी। तो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है कहाँ पर, कोयम्बटूर में साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स के द्वारा। अच्छा देखो, साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था। और इस कॉम्प्लेक्स के बारे में ये कहा जाता है कि जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में जो कपड़े का व्यापार है उसमें इस मिल का बहुत बड़ा योगदान है। ओके, देखो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा एक कॉमिक बुक को रिलीज करा गया है। इस बुक का नाम क्या है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जो बुक है वो आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण का कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है स्कूलों में, उस बात को ध्यान में रखकर लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। देखो, यूनेस्को के बारे में हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आता ही है कि यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी के रूप में काम करता है यूनेस्को, जिसका फाउंडेशन किया गया था 1945 में 16 नवंबर को यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। इसका मुख्यालय आपको फ्रांस के पेरिस में देखने को मिलेगा। और प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले। ओके, और प्रेजेंट टाइम में इस संगठन के 193 सदस्य हैं और 11 सहयोगी सदस्य हैं, जो स्पेशली पूरी दुनिया में शिक्षा, संस्कृति, वैज्ञानिकता को लेकर काम करता है और समय समय पर गाइडलाइंस भी जारी करता है। ओके, सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और चुनाव में भारतीय मूल के जो राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने जीत हासिल करी है। इनका नाम है थरमन शनमुगरत्नम। इनका नाम याद रख लेना क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये हलीमा याकूब की जगह लेंगे, जो 13 सितंबर को राष्ट्रपति के पद से रिजाइन दे देंगी, या मतलब उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा 13 सितंबर को। ओके, अच्छा, अगर थरमन शनमुगरत्नम के बारे में बात करें तो 2 चीनी मूल के दावेदारों के साथ इनका जो चुनाव था वो हुआ था, जिसमें इनको 70.4% वोट मिला है। क्लियर। सिंगापुर जो मलय प्रायद्वीप पर स्थित है और भारत के नहीं, सॉरी, पूरी दुनिया का दक्षिण पूर्वी एशिया वाला जब आप मैप देखेंगे तो वहां पर आपको सिंगापुर देखने को मिल जाएगा। राजधानी सिंगापुर ही है यहाँ इसकी। और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है, अंग्रेजी, मलय, मंदारिन, चीनी बोली जाती है, तमिल भी यहाँ पर बोली जाती है। इसकी मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। प्रधानमंत्री ली सिन लुंग है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया जी। स्क्रीन पर आप इन्हें देख लीजिए, पहचान लीजिए। और इनके द्वारा अमृता पटेल सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है गुजरात के आनंद में। ठीक है, कहां पर किया गया है, तो गुजरात के आनंद में अमृता पटेल सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अमृता पटेल के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक जो एक कार्यकर्ता के रूप में इनका प्रमुख योगदान है, बिजनेस वुमेन है और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनके नाम पर ही अमृता पटेल सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जो जिनका प्रमुख रूप से योगदान डेयरी उद्योग में है और इन्होंने गरीब बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, विशेषकर उनकी आजीविका के लिए विशेषकर काम किया हुआ है। अमृता पटेल की उपलब्धियों के बारे में यहाँ पर बात करें तो बिजनेस वुमेन है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। और इन्होंने डेयरी उद्योग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ में ही इनको महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। इनको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिल चुका है और साथ में ही पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है डेयरी उद्योग में काम करने के लिए। तो अपने आप में एक बहुत ही समृद्ध पर्सनैलिटी के रूप में हम समझ सकते हैं अमृता पटेल को। नेक्स्ट बात करेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात का मैप आपको देखना है तो भारत के पश्चिमी तट पर जो पश्चिमी वाला हिस्सा है भारत का, वहां पर आपको गुजरात देखने को मिल जाएगा। इसकी राजधानी गांधीनगर है और एक राज्य के रूप में इसका जो स्थापना है वो कब करा गया था, तो 1 मई 1960 में। राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं जो भाजपा से बिलोंग करते हैं। या गुजरात में आपको 33 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा के लिए यहाँ से 26 सीटें जाती हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा 5 सितंबर को। 5 सितंबर जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारा नेशनल टीचर्स डे यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक दिवस मनाया जाता है, उस दिन राधा कृष्णन जी का जो बर्थडे होता है उस दिन के अवसर पर। तो 75 शिक्षक ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए प्रदान किया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इनकी डिटेलिंग देख लेते हैं और क्या क्या ये जो पुरस्कार प्रदान किया जाएगा इसमें क्या क्या चीजें होंगी इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक सर्टिफिकेट होगा, साथ में 50,000 रुपए होंगे, एक सिल्वर मेडल होगा और प्रधानमंत्री जी से बातचीत करने का मौका दिया जाएगा। साथ साथ अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिन्हें अभी शामिल किया गया है, तो देखो इसमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को शामिल किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से भी रिलेट जो अध्यापक है उनको भी शामिल किया गया है। जो 75 शिक्षक हैं उसमें से देख लेते हैं कौन कौन से शिक्षक हैं, किस फील्ड से रिलेट करते हैं। तो 50 स्कूल शिक्षक हैं, जो 13 हैं वो हायर एजुकेशन से रिलेट करते हैं और जो 12 हैं वो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योर से रिलेट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार के न्याय विभाग के द्वारा टेली लॉ 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो टेली लॉ 2.0 के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि मुफ्त न्याय की परामर्श के लिए स्थापित की गई एक व्यवस्था है पूरे भारत में, जिसमें आपको लगभग 50 से अधिक लोग मिल जाएंगे। बहुत सारी ऐसे वकील, बहुत सारे ऐसे न्याय से जुड़े हुए अधिकारी व्यक्ति मिल जाएंगे जो आपकी जो भी न्याय से संबंधित समस्याएं हैं उसको सुलझा देंगे। तो इसी के लिए ये स्कीम लाई गई थी टेली लॉ 2.0, जिसका उद्देश्य यह है कि सभी के लिए न्याय प्रदान किया जा सके। टेली लॉ 2.0 के बारे में मैंने बात करा हुआ था आपसे, मैंने बताया था कि इसको न्याय बंधु और टेली लॉ जो ऐप है इसको आपस में जोड़ दिया जाएगा, एक कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी जिससे कि दोनों के माध्यम से जो न्याय व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। लोगों को न्याय के संबंध में जागरूकता बहुत कम होती है, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता बहुत कम होती है, तो उसके बारे में जानकारी मिल सके। साथ साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि 2021 में एक योजना स्टार्ट करी गई थी जिसका नाम था दिशा। ठीक है, दिशा जो योजना थी वो 2021 से लेकर 2026 तक चलने वाली थी। 5 साल की ये योजना थी जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो न्याय की व्यवस्था है उसको बनाए रखना, न्याय तक पहुंच को, लोगों की पहुंच को न्याय तक बनाए रखने के लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको शामिल करना। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे टेली लॉ 2.0 के बारे में, जिसको हमने सभी के लिए न्याय के लिए प्रदान किया है और जिसका उद्देश्य 2026 तक रखा है कि 2026 तक हम भारत का जो दूर दराज इलाका है, ग्रामीण इलाका है, पहाड़ी इलाका है, उनको भी जोड़ लेंगे डिजिटली, है ना, और उनको भी सुविधाएं प्रदान कर लेंगे। क्लियर। देखिए, न्याय बंधु ऐप की जो शुरुआत है वो 2017 में करी गई थी। ओके, और अभी प्रेजेंट टाइम में इसको 2.0 जो टेली लॉ है उससे जोड़ा गया है और एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के रूप में हम समझ सकते हैं, जो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप न्याय संबंधी जो सर्विसेज हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और जिसका उद्देश्य ही ये है कि न्याय तक पहुंच को बनाए रखना, लोगों की पहुंच को बनाए रखना, जो दूर दराज वाले इलाके में रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनको भी शामिल कर लेना। और इसका जो वाक्यांश है वो क्या है, तो प्रो बोनो। प्रो बोनो का मतलब है कि मुफ्त में लेना, यानी कि जो न्याय के विषय में आपको परामर्श दी जाएगी वो मुफ्त में दी जाएगी, उसके पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसीलिए इसका नाम रखा गया है न्याय बंधु ऐप। ओके, समझ गए। अब हम बात करेंगे रिवीजन के बारे में, जो कुछ हमने पढ़ा कल की क्लास में उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो विश्व नारियल दिवस जो हमने मनाया 2 सितंबर को, कब मनाया, 2 सितंबर को मनाया। ये कौन सा संस्करण था, तो 25 नंबर का संस्करण था। रेलवे बोर्ड में अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है, इनका नाम जरूर याद रख लेना, ये है जया वर्मा सिन्हा। और जया वर्मा सिन्हा को हम इसलिए भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने जो मैत्री एक्सप्रेस चल रही है कोलकाता से लेकर ढाका के बीच में, उसमें प्रमुख योगदान दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, महिंद्रा और महिंद्रा कंपनी की कंपनी है स्वराज ट्रैक्टर्स, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को, ये बात याद रख लेना।
ठीक है। और अगर मैं स्वराज ट्रैक्टर्स के बारे में बात करूं तो इसकी स्थापना 1974 में करी गई थी और इसका आपको हेडक्वार्टर पंजाब के मोहाली में देखने को मिल जाएगा। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो हमने कल पढ़ा था कि राजीव बंसल की जगह वुमलुन मंग को नियुक्त किया गया है। देखिए, जहाज निर्माण और डिजाइन में सहयोग के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। समझौता गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किसके साथ किया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये किया गया है केनिया शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में। केनिया शिपयार्ड लिमिटेड जो केनिया के रक्षा मंत्रालय से रिलेट करता है, जिसकी स्थापना 2020 में करी गई थी। इसके जो रक्षा मंत्रालय के जो केनिया के रक्षा मंत्रालय के सचिव हैं वो 3 दिन की यात्रा पर थे भारत की, और उसी समय जब ये यात्रा पर थे उसी दौरान ये समझौता किया गया है, जिस समय भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स के अंतर्गत लॉन्च किया गया है 7वां जहाज, इसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी। और प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स स्पेशली भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। तो 7वां जहाज बनकर सामने आया है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी का नाम उड़ीसा के पूर्वी तट पर जो महेंद्रगिरी पर्वत है उसके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला चार्ज डी अफेयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये भी याद रख लेना क्योंकि पहली महिला है ये। तो 2005 बैच की IFS अधिकारी हैं गीतिका श्रीवास्तव, इनको जो है चार्ज दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनके द्वारा उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो उत्केला हवाई अड्डा है ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्केला हवाई अड्डा उड़ीसा में है। ठीक है। इसरो के चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर के द्वारा चंद्रमा पर किस रासायनिक तत्व की उपस्थिति की पुष्टि की गई है, सल्फर की उपस्थिति के बारे में बताया गया है, जरूर याद रख लेना। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने अस्पतालों में कीमोथेरेपी सेवाओं का उद्घाटन किया गया है, तो 30 कीमोथेरेपी सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। कहां पर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत। ग्लोबल इंडिया AI 2023 का सम्मेलन होने वाला है और ये कहां पर होगा, तो इसका पहला जो संस्करण है इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य डिसाइड किया गया है कि आने वाली जनरेशन की शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किस तरीके से AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, इस सेशन में इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ, नई क्लास के साथ में, नए विचारों के साथ में। तब तक टेक केयर, खूब खुश रहिए, खूब एंजॉय करिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीवन को जीते रहिए। साथ ही टेलीग्राम के लिंक पर PDF के फॉर्म में सारा कंटेंट उपस्थित है, तो वहां पर जाकर आप इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।